हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। दोस्तों, आज हम जो सेशन लेके आए हैं वो आपका एसएससीजीएल मेंस 2022 की इडियम्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं जो आपके सीजीएल 2022 के मेंस में पूछी जा चुकी हैं। तो यहाँ सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद जसवंत चौधरी के नेम से। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अपने पीडीएफ के लिए, कोई भी नोटिफिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन को यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। इसके बाद में फेसबुक पेज है मेरा इंग्लिश पेज जसवंत चौधरी के नाम से, तो फेसबुक पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है 299.जसवंत, जिसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करें। अब देखो यहाँ पे जो भी हम इडियम्स को डिस्कस करेंगे, ये सभी इडियम्स काफी बार एग्जामिनेशन पूछी जा चुकी हैं और लास्ट 2022 के एग्जाम में ये आ चुकी हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में पूछी जा चुकी हैं। तो सारे शिफ्ट्स की हम इडियम्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए, चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल आइज। देखो ऑल आइज जो है ये इडियम है, डायरेक्टली पूछा गया है कि इसका मीनिंग क्या होता है ऑल आइज का। ठीक है। अब देखो ये कब पूछा गया है, ये एसएससीजीएल मेंस आपके प्रीलिम्स में पूछा गया है 1 दिसंबर को, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है। तो ऑल आइज का मीनिंग होता है, देखो इसको कैसे याद करोगे कि सभी लोगों की, जैसे मान के चलो क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है। टीचर जब पढ़ाएगा तो सभी की आंखें कैसे टीचर को देखेंगी, कैसे देखेंगी, ईगरली देखेंगी। ठीक है। उत्सुकता पूर्वक देखेंगी। तो ऑल आई, सभी की आंखें देख रही है। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आपका वॉचिंग ईगरली। ठीक है। तो ये आंसर बनेगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है। हाँ, तो हिंदी में कह देते हैं हम इसको उत्सुकता पूर्वक देखना, पूर्वक देखना। ठीक है। तो ये इसका मीनिंग बनेगा। तो आप लोग इस तरह से याद कर सकते हो कि सभी की आंखें दिख रही हैं तो उत्सुकता पूर्वक दिख रही है। ठीक है। एक वर्ड होता है ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक। ठीक है, याद रखना आप लोग। ये एडजेक्टिव होता है वर्ड, और ईगरली एडवर्ब है, और ये एडवर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन बील एंड वू। ठीक है। अब इन बील एंड वू का मीनिंग क्या होता है। ठीक है। व्हील तो आपका पॉजिटिव है और वो जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मीनिंग होगा इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी भी है और एडवर्सिटी भी है। ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, पॉजिटिविटी भी आ रही है और नेगेटिविटी भी आ रही है। तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी वो होता है जिसमें सुख होते हैं। ठीक है। एडवर्सिटी वो होता है जिसमें विपदा है, प्रॉब्लम है, वो एडवर्सिटी होता है। ठीक है। प्रॉस्पेरिटी में सुख, सुख की स्टेज होती है। ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ग्रीन हॉर्न। ठीक है। अब ग्रीन हॉर्न किसे कहते हैं, ये कब पूछा गया है, ये आपकी पूछा गया है, ये भी 1 दिसंबर को पूछा गया है, सीजीएल की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है ये। ठीक है। तो कोई भी पर्सन जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता, इनएक्सपीरियंस्ड है ना, उस पर्सन को हम कहते हैं अ ग्रीन हॉर्न। देखो ये इडियम जो फ्रेजेस होती हैं, इनका पहली बात तो आप याद रखना, इनका रियल मीनिंग नहीं होता, तीसरा मीनिंग होता है। ठीक है। तो रियल मीनिंग नहीं होगा, तो जो पर्सन जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है उसे हम कहते हैं अ ग्रीन हॉर्न। ठीक है। इनएक्सपीरियंस्ड। फ्रेशर है ये, कैसा है, फ्रेशर। एक वर्ड होता है एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस जो होता है वो होता है आपका अनुभवी। ठीक है। और इसका एंटोनेम बनता है आपका इनएक्सपीरियंस्ड, जिसको अनुभव नहीं होता है, और यही पर्सन होता है आपका ग्रीन हॉर्न। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। बैग एंड बैगेज। ठीक है। देखो ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है जितना भी सामान है आपके पास में पूरा। ठीक है। हाँ, तो ये पूछा गया आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है। तो देखो इसका मतलब होगा विद ऑल ऑफ वंस पोजेशंस, जो भी आपके पास में है। ठीक है। वो सब कुछ है जो आपसे बिलोंग कर रहा है। ठीक है।
जितना भी आपको जिन चीजों पे आपका अधिकार है उसे हम कहते हैं बैग एंड बैगेज, ठीक है। पजेशंस का मतलब अधिकार, तो जो भी चीजों पे आपका अधिकार है वो सारी चीजें क्या होती हैं, बैग एंड बैगेज, है ना। एक तरह से ये भी मीनिंग आता है इसका बोरिया बिस्तर, ठीक है। बैग एंड बैगेज का मीनिंग बोरिया बिस्तर भी होता है, याद रखना ये भी मीनिंग होता है बोरिया बिस्तर। चलिए, ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, देखो कोल्ड, ये सेंटेंस में पूछा गया है कि उसका मर्डर हो गया, कैसे हो गया मर्डर, इन कोल्ड ब्लड, ठीक है। अब ब्लड कैसा है, कोल्ड है। अब देखो इसमें मीनिंग देखो, तो इसका आंसर बनेगा, उसका ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब सेंटेंस में इडियम को यूज किया गया है, ठीक है। अब सेंटेंस में जब यूज किया गया है तो सेंटेंस का मीनिंग के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें दे रखा है इन कोल्ड ब्लड, ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। डिलीवरेटली, डिलीवरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है। वैन कोल्ड, वैन ब्लड वाज कोल्ड नहीं, खून ठंडा था। रिग्रेटफुली नहीं, रिग्रेटफुली नहीं बनेगा, रिग्रेटफुली होता है जो अफसोस करना, है ना, अफसोस करके नहीं। तो इसका हुआ जानबूझकर, कोल्ड ब्लड का मतलब जानबूझकर, डिलिबरेटली, ठीक है। ये एडवर्ब होती है, तो उसका मर्डर जानबूझकर किया गया। स्केल्टन इन द कवर्ड, ठीक है। कवर्ड में क्या है, कवर्ड मतलब आलमारी, आलमारी में क्या है, स्केल्टन, है ना। ये हड्डियां हैं, हड्डियां हैं, इनका एक ढांचा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, कहने का मतलब ये हुआ कि कवर्ड में स्केल्टन है, खोपड़ी का एक ढांचा ये वाला है। तो इसका मतलब है कि एम्बेरेसिंग फैक्ट है जिसको हमने क्या कर रखा है, सीक्रेट कर रखा है। कोई ऐसा फैक्ट है जो शर्मसार करने वाला है और जो जिसको हमने छिपा रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा एन एम्बेरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। तो शर्मसार करने वाला कोई फैक्ट है जो हमने रहस्य के रूप में छुपाया हुआ है, ठीक है। हाँ, उसे हम कहते हैं स्केल्टन इन द कबर्ड। फ्लाई इनटू अ पैसन, अब फ्लाई कर रहे हैं पैसन में, इनटू अ पैसन, तो फ्लाई इनटू पैसन को क्या कहते हैं, देखो फ्लाई इनटू पैसन को कहते हैं टू बिकम एंग्री सडनली। कोई पर्सन एकदम से, अचानक से क्या हो रहा है, बहुत जल्दी नाराज हो रहा है, सडनली नाराज हो रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लाई इनटू अ पैसन, ठीक है। तो फ्लाई कर रहा है पैसन के दौर, तो मतलब बहुत जल्दी क्या हो रहा है, वो गुस्सा हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना है आप, टू बिकम एंग्री सडनली, ठीक है। जल्दी से, अचानक गुस्सा होना, उसे हम कहते हैं फ्लाई इनटू अ पैशन, ठीक है। आप इस तरह से याद कर सकते हो कि फ्लाई कर रहा है पैशन में, ठीक है, तो जल्दी से गुस्सा हो रहा है। ब्रेक द आइस, देखो आइस को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, आइस को तोड़ रहे हैं। मतलब कोई पर्सन है, दो पर्सन से बैठे हुए हैं, ठीक है, बातें नहीं कर रहे, किसी एक पर्सन ने बात करना स्टार्ट किया तो उसने आइस को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। कहने का मतलब कि स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, है ना, स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, बातचीत शुरू कर देना, ये इसका मीनिंग होता है। ये भी काफी बार एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, बातचीत शुरू करना, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, जब बातचीत शुरू करेंगे तो पर्सन जो होंगे वो कैसा फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो इसका जो आंसर बनेगा कि मेक मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल, ठीक है। तो उनकी जो मीटिंग होगी वो कैसी होगी, कंफर्टेबल, क्योंकि वो बातचीत शुरू करेंगे और जब बातचीत करेंगे तो मीटिंग आपकी कंफर्टेबल बन जाएगी, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। 9 क्या कह रहा है, मिस्टर राघव, ये देखो सेंटेंस में यूज किया गया है, मिस्टर राघव रैक्ड हिज ब्रेन व्हाट कुडंट थिंक वेयर ही हैड लेफ्ट द बुक। मिस्टर राघव ने अपने ब्रेन को रैक किया, लेकिन वो सोच नहीं सका था कि उसने अपनी बुक को कहाँ छोड़ा था, ठीक है। अब ये देखो, ये 2 तारीख को पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने ब्रेन को रैक किया। ब्रेन को रैक कर रहा है मतलब
वह सोच विचार कर रहा है, और सोच कैसे रहा है, बहुत अधिक सोच रहा है, ठीक है। तो बहुत अधिक सोचना, इसे हम कहते हैं रैग्ड हिज ब्रेन, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, थॉट वेरी हार्ड। तो हम कह देते हैं इसको बहुत अधिक सोचना, जिसे बोला जाता है रैग्ड हिज ब्रेन। चलिए, टू स्मेल आ रेड, देखो स्मेल, हम स्मेल कर रहे हैं रेड चूहे की। अब घर में चूहा है और चूहे की हम रेड कर रहे हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मामला कुछ क्या है, खराब है, ठीक है। स्मेल आ रेड, तो स्मेल आ रही है रेड की, मतलब कुछ ना कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ ना कुछ डाउट है, तो हम कहेंगे टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, ठीक है। तो ये रहा आपका टू हैव, आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। हाँ, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, स्मेल आ रही चूहों की स्मेल है, तो समझ जाओ कि अ मैटर ऑफ सस्पेक्ट का है, कोई रीजन है जिसका संदेह की घेरे में, ठीक है। आप इस तरह से कह सकते हो हिंदी में, संदेह के घेरे में है। उसे हम कहते हैं टू स्मेल आ रहा है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। बाई द एंड ऑफ द फुटबॉल मैच फीलिंग हैड रीच्ड फीवर पिच, फीलिंग कैसी हो गई थी, फुटबॉल मैच के लास्ट से पहले पहले फीलिंग जो थी वो कैसे पहुंच चुकी थी, फीवर पिच। फीवर पिच का मतलब है कि, अब देखो इसका मीनिंग, देखो क्या बनेगा इसका मीनिंग, फीवर पिच का मीनिंग कि आप इतने स्ट्रांग हो गए थे कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। टू गेट सो स्ट्रांग, फीवर पिच हो गई, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि टू गेट सो स्ट्रांग दैट वन कैन नॉट कंट्रोल देम, ठीक है। तो कोई भी पर्सन इतना इतना मजबूत हो गया है कि वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसे हम कह देते हैं रिच फीवर पिच, ठीक है। हाँ, इसलिए इसका आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन, बी इसका आंसर है। चलिए, फेयर एंड स्क्वायर, देखो कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपको कैसा रहना पड़ेगा, फेयर एंड स्क्वायर रहना पड़ेगा, ठीक है। जिसे हमने कह दिया कि ही इज अ फेयर एंड स्क्वायर मैन, ठीक है। तो फेयर एंड स्क्वायर होता है ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑनेस्टली। तो फेयर भी है और स्क्वायर भी है, ईमानदारी पूर्वक है, ईमानदार है, ऑनेस्टली ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। तो फेयर एंड स्क्वायर होता है ईमानदार, ऑनेस्ट। तो आपको अगर एग्जाम निकालना है तो आपको फेयर एंड स्क्वायर बनने को पड़ेगा, फेयर भी है और स्क्वायर भी है, तो कैसा है वो ऑनेस्ट है, ठीक है। इस तरह से याद कर पाओगे। कट अ पुअर फिगर, आपने कट कैसे किया, पुअर फिगर किया, मतलब आपने गलत फिगर काट दिया, ठीक है। गलत फिगर जब आपने काट दिया तो आपका इंप्रेशन कैसा होगा, खराब होगा, ठीक है। गलत प्रभाव पड़ेगा, और जब गलत प्रभाव पड़ेगा तो मीनिंग होगा आपका टू पुट अ बैड इंप्रेशन, है ना। गलत इंप्रेशन पड़ रहा है, ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं कट अ पुअर फिगर, ठीक है, बुरा असर छोड़ना, असर छोड़ना, वो बनता है आपका टू पुट अ बैड इंप्रेशन। चलिए, बियर द पाम, अब देखो पाम हथेली, जो हाथ का हथेली है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। वियर माने तो एक मीनिंग होता है सहन करना, टॉलरेट करना, लेकिन हम हथेली को ऊपर कर रहे हैं, ये इस तरह से याद करना। तो हम क्या बन गए, जब जैसे कोई पर्सन जीत जाता है तो विनर हो जाता है, तो वो हथेली को हाथ ऊपर करता है, ठीक है। तो कह सकते हो आप टू बी अ विनर, ठीक है। तो बियर द पाम का मतलब होता है विनर होना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद कर पाओगे। 15 क्वेश्चन पे आते हैं, जस्ट एड अ बिट ऑफ चीज टू योर पास्ता एंड बॉब्स योर अंकल रीना सजेस्टेड टू मी ओवर डिनर लास्ट नाइट, ठीक है। जस्ट ये कह रहा है कि, अब देखो ये इसमें दे रखा है, यहाँ पे ये अंडरलाइन किया हुआ है, बोब्स योर अंकल। बोब्स योर अंकल का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो बोब्स योर अंकल जो है, इसका मीनिंग क्या बनेगा। अब इसको समझने के लिए आपको करना क्या है कि इसका मीनिंग बनेगा कि कोई भी चीज है जिसको हम आसानी से क्या कर रहे हैं, आसानी से चीजें हो रही हैं, और क्विकली अचीवेबल, जिन चीजों को आसानी से हो रही हैं और आसानी से हम चीजों को पा रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बॉब्स योर अंकल।
कि अंकल थोड़ा सा चीज ऐड करो पास्ता में, एंड वॉप्स योर अंकल, क्योंकि अगर आप चीज को ऐड कर दोगे तो पास्ता खाने में क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा आपको टेस्टी लगेगा। तो रीना ने सजेस्ट किया मुझे ओवर द डिनर लास्ट नाइट, डिनर पर मुझे रीना ने मुझे सजेस्ट किया, ठीक है। चीज ऐड कर लो जिससे क्या होगा, चीजें आसानी से हो जाएंगी और जल्दी होंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि इट बिकम्स इजिली एंड क्विकली अचीवेबल, ठीक है, जल्दी से होना और जल्दी से प्राप्त होना। तो इसका आंसर बनेगा आपका ए, इट बिकम्स इजिली एंड क्विकली अचीवेबल, वर्ब्स योर अंकल, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, सी रियली, वह वांट्स द प्रमोशन, वह रियली अपना प्रमोशन चाहती है, लेकिन व्हाट सी रियली, लेकिन नहीं चाहती, क्या रियली हिट मी बिलो द बेल्ट बाय टेलिंग द बॉस अबाउट माय पर्सनल प्रॉब्लम्स, लेकिन वो हिट किया उसने मुझे बिलो द बेल्ट बाय टेलिंग द बॉस, बॉस को बता के अबाउट माय पर्सनल प्रॉब्लम, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स को बारे में बता के उसने हिट मी बिलो द बेल्ट, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होगा, हिट मी बिलो द बेल्ट, तो इसका मतलब होता है गलत तरीके से कार्य करना, डूइंग बैड, ठीक है। हाँ, तो उसने गलत तरीके से हिट किया, तो ये देखो हिट मी बिलो द बेल्ट, बेल्ट से नीचे बिलो हिट किया है। तो देखो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, बेल्ट से नीचे जब हिट करेंगे तो जैसे दुर्योधन, महाभारत में देखा होगा आपने कि भीम ने जब दुर्योधन को मारा था तो नीचे उसने वॉर किया था, गलत तरीके से उसने उसको मारा था भीम ने दुर्योधन को। तो आप लोग इस तरह से याद कर सकते हो, हिट मी बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कि गलत तरीके से कार्य करना, ठीक है। इसका आंसर बनेगा आपका डी, डूइंग बैड, हिंदी में कह सकते हैं गलत तरीके से कार्य करना, ठीक है। 17 पे आते हैं। देखो 17 जो क्वेश्चन दे रखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idiom that can be substitute the italicized words in the given sentence। देखो ये क्वेश्चन अब ये ऐसा पैटर्न फर्स्ट टाइम आया है एग्जामिनेशन, पहले क्या होता था, पहले इडियम दी जाती थी और उसका मीनिंग पूछता था, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है और अर्थ दे रखा है और पूछ क्या रहा है, इडियम, ये जस्ट उल्टा पूछा है और ऐसा पैटर्न पहली बार आया, फर्स्ट टाइम। देखो ये क्या कह रहा है, आई हैव बीन अ वेजिटेरियन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैं एक लंबे समय से क्या हूँ, वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखो अब ये पूछ रहा है वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम जिसका अर्थ है वो इडियम कौन सी है, अब ये इस जिसका किस कौन सी इडियम का अर्थ है, ठीक है। देखो फर्स्ट देखा डंकीज ईयर्स, है ना, सेकंड है डक इन द थंडर स्टॉर्म, थर्ड है डाई इन अ हार्नेस, और फोर्थ है डेमोकल्स सोड, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग क्या बनेगा, ये किस इडियम का मीनिंग है, इसमें देखो फर्स्ट आंसर है डंकीज ईयर्स, डंकीज ईयर्स को ही कहते हैं बहुत लंबा समय, ये ईडियम होती है डंकीज ईयर्स, ईडियम है। और देखो गधों का जो वर्ष होता है, गधे का, गधा क्या स्लो चलता है, डंकी जो होता है वो स्लो होता है, तो टाइम ज्यादा लेता है, तो इसका साल जो होगा वो भी टाइम लेगा, इसलिए इसको याद कर सकते हो, बहुत लंबा समय, ठीक है। हाँ, इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है। हाँ, देखो ये भी इडियम काफी इंपॉर्टेंट है, डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है बहुत से लोग जॉब के दौरान मर जाते हैं, है ना, तो उसे हम कह देते हैं डाई इन हार्नेस, ठीक है। हाँ, कोई पर्सन है सेवा पर मर रहा है, सेवा पर मरना, उसे हम कह देते हैं, ठीक है। हाँ, ये मानी आपका बनेगा। चलिए देखो ये भी क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है, ही वॉज सेक्ड फ्रॉम हिज जॉब बिकॉज ऑफ ग्रेव एरर ऑन हिज पार्ट, ठीक है। अब ग्रेव एरर, ग्रेव एरर किसका मीनिंग है, कौन सी इडियम है जिसका मीनिंग है, देखो फर्स्ट दे रखा है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब तो होता है कि हैवी रेन, है ना, हैवी रेन होता है इसका मीनिंग, तो मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश की तो बात हुई नहीं रही यहाँ पे, ठीक है, ये तो आंसर बनेगा नहीं, ठीक है। सेकंड है माइंडिंग वंस पीज एंड क्यूज, ये भी नहीं बनेगा, पिकिंग होल्स इन वंस फूड, ये भी नहीं बनेगा। हिमालयन ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी एरर, ठीक है, ग्रेव एरर, तो इसका जो आंसर बनेगा आपका हिमालयन ब्लंडर, ठीक है। हिमालयन की ब्लंडर है तो बहुत बड़ी एरर है, ग्रेव एरर, ठीक है, ग्रेव एरर का मतलब होता है हिमालयन ब्लंडर, आप लोग याद कर सकते हो इस तरह से।
The announcement of the new tourist policy of the government has made some people excited or interested. अब देखो कुछ लोग जो हैं वो गवर्नमेंट ने क्या बना दिया है, उनको एक्साइटेड बनाया है और इंटरेस्टेड बनाया है। अब देखो इसका मीनिंग क्या होगा, तो ये एक्साइटेड भी है और इंटरेस्टेड भी है। अब देखो एक इडियम होती है क्विकन द पल्स, पल्स को अपन क्विकन कर रहे हैं, जल्दी से पल्स को हिला रहे हैं, क्विक कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम एक्साइटेड भी हैं और इंटरेस्टेड भी हैं। तो इसका मीनिंग, इसका इडियम बनेगी क्विकन द पल्स। ठीक है, पल्स को अपन क्विक कर रहे हैं तो आप समझ जाओ कि हम लोग इंटरेस्टेड भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। चलिए, लैटिन एंड ग्रीक, जो लेक्चर बाय द फ्रेंच प्रोफेसर सीम्ड लैटिन एंड ग्रीक टू द यंग स्टूडेंट्स। अब देखो प्रोफेसर तो किसका था, फ्रेंच लैंग्वेज का था, ठीक है, और वो कैसा प्रतीत हो रहा था यंग स्टूडेंट्स के लिए, लैटिन एंड ग्रीक, मतलब कि उन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो थे वो फ्रेंच सीख रहे थे फ्रेंच के लिए, लेकिन उन्हें क्या लग रहा था कि ये सारी चीजें तो कैसी हैं, लैटिन एंड ग्रीक हैं। और लैटिन ग्रीक को क्या कहते हैं भाई, अब देखो इसको कहते हैं, मान के चलो आप लोगों को हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश आप का लेक्चर ले रहे हो इंग्लिश का, तो आपके लिए इंग्लिश कैसी रहेगी, लैटिन ग्रीक रहेगी। कहने का मतलब ये होगा कि वो समझ में नहीं आएगी, तो इसका मीनिंग बनेगा इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है समझ में नहीं आने वाला। चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो समझ जाओ लैटिन एंड ग्रीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है समझ में आने वाला, कॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है, ये समझने योग्य है। एक बार आता है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो समझने की शक्ति होती है कि आप कितना समझ पा रहे हो। आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, आरसी आपको पैसे दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं, तो पढ़कर जो आप आंसर दे पा रहे हो इसकी जो शक्ति है उसे हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसलिए एग्जामिनेशन में पैसे डाला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनकॉम्प्रिहेंसिबल का है लैटिन एंड ग्रीक, तो हमारे लिए वो लैटिन ग्रीक है। जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश कैसी रहती है, लैटिन ग्रीक रहती है, समझ में कम आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहा है लिटिल फ्रीडम, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, लिटिल फ्रीडम को की ईडियम क्या बनेगी। अब देखो इसका फर्स्ट दे रखा है एल्बो रूम, एल्बो रूम को कहते हैं काम करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये भी ईडियम बहुत बार एग्जाम पूछी गई, काम करने की स्वतंत्रता, लिटिल फ्रीडम। ठीक है, हाँ देखो ये भी अच्छा है, आपका एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ठीक है, एक कम उम्र कम है लेकिन ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। ठीक है, उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियां होना, उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियां, उसे हम कह देते हैं कि हेड तो कैसा है, ओल्ड है, लेकिन शोल्डर्स यंग है। ठीक है, और टू मेक अ पाइल का मतलब होता है टू मेक अ मनी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका एल्बो रूम। ठीक है, एल्बो रूम वो होता है जिसमें काम करने की स्वतंत्रता होती है, लिटिल फ्रीडम होती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं एल्बो। तो ये कह रहा है कि सम पीपल स्टिल फील दैट दे हैव वेरी लिटिल फ्रीडम टू बी इनोवेटिव इन देयर वर्क, कि कुछ लोग होते हैं वो अभी भी फील करते हैं कि उनके लिए कुछ फ्रीडम है, अपने कोई भी वर्क को इनोवेटिव करने के लिए लिटिल फ्रीडम है। तो भाई देखो लोगों को जब फ्रीडम मिलेगा तभी तो वो इनोवेटिव कर पाएंगे अपने काम में, तभी उनको उनके अंदर इनोवेशन आएगा। ठीक है, और जब इनोवेशन आएगा तो वो कैसे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज लेके आएंगे, तो उन्हें फ्रीडम देनी पड़ेगी। आपको फ्रीडम देंगे तभी जाके एम्प्लॉइज अच्छा काम कर पाएगा। ऑन द बॉल, अब देखो बॉल ऑन द बॉल पे हो, कहने का मतलब ये तो बहुत इजी है, आसान है। ऑन द बॉल का मतलब होता है टू बी अलर्ट, आप बॉल पे हो तो क्या हो, अलर्ट। जब बॉल पे रहोगे तो आप प्लेयर हो, आप खेल रहे हो, तो ऑन द बॉल हो तो मतलब समझ जाओ टू बी अलर्ट हो, आप सचेत हो बिल्कुल। ठीक है,
उसे हम कहते हैं सचेत होना, टू बी अलर्ट। ठीक है, चलिए। ये कह रहा है कि व्हेन द वॉर ब्रेक्स आउट ऑल द वॉर मॉन्गरिंग सोशल मीडिया एक्टिविटीज बिकम येलो वैलीज। देखो जब वॉर फैल गया था, जब युद्ध हो गया, युद्ध शुरू हो गया था, तो क्या हुआ था, जितने भी युद्ध को फैलाने वाले थे, जितने भी एक्टिविस्ट थे, जो सोशल मीडिया, जो युद्ध को ज्यादा भड़काने वाले जो एक्टिविस्ट थे, वो क्या हो गए थे, येलो वैलीज हो गए थे। अब येलो वैलीज का मतलब उनका पेट पीला हो गया था क्या? अब पेट पीला हो रहा है, कहने का मतलब वो लोग क्या हो गए थे, देखो पहले तो उन्होंने उकसाया युद्ध को, और जब युद्ध को उकसाया तो वो लोग कैसे हो गए, बाद में कायर हो गए। तो येलो वैलीज का मतलब होता है कॉवर्ड्स, कॉवर्ड्स का मतलब कायर, तो वो लोग कायर हो गए। ठीक है, हाँ, चलिए। रोलिंग स्टोन गैदर नो मास। ठीक है, रोलिंग स्टोन गैदर नो मास। जो रोलिंग स्टोन होता है, लुढ़कने वाला जो स्टोन होता है, वो कभी मास इकट्ठा नहीं करता है। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई भी पर्सन है एक प्लेस पे अगर वो सेटल नहीं है, तो ना तो उसका फेम मिलेगा, ना उसे पैसा मिलेगा, ना नेम होगा, ना फेम होगा, ना वेल्थ होगा, उसके पास में कुछ नहीं होगा। जो पर्सन एक जगह टिक के, मतलब आप कह देते हो, हिंदी में कह देते हैं बेपैंदे का लोटा। ठीक है, बेपैंदे का लोटा जो है, तो वो एक जगह टिक ही नहीं पा रहा है। ठीक है, कभी कहीं है, कभी कहीं है, तो उसे हम कह देते हैं रोलिंग स्टोन गैदर नो मास। जो रोलिंग स्टोन होता है वो मास को इकट्ठा नहीं कर पाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पर्सन होता है, अगर एक प्लेस पे टिकेगा तभी वो फेम कर पाएगा, तभी उसको क्या होगा, नेम और फेम मिलेगा। लेकिन ये तो नहीं मिलता है इसको, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा इसका, देखो आंसर इसका ऑप्शन बनेगा डी। देखो ये कह रहा है अ पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम डज नॉट गेन वेल्थ, नेम और फेम। जो पर्सन एक जगह पर सेटल नहीं होता है लंबे समय के लिए, वो वेल्थ गेन नहीं कर पाता है, नेम को गेन नहीं कर पाता है, और ना ही फेम को कर पाता है। ठीक है, फेम का मतलब प्रसिद्धि है ना, यस, हाँ। 25, 25 में क्या करना है कि इडियम को फिल करना है। ठीक है, ये सेंटेंस दे रखा है, द ग्रेट डायरेक्टर सत्यजीत रे आफ्टर रिसीविंग द ऑनररी अकेडमिक अवार्ड। देखो जो सत्यजीत रॉय थे, उनको क्या मिला था, रिसीव हुआ था ऑनररी अकेडमिक अवार्ड। ऑनररी का मतलब होता है बिना पैसे के नौकरी करना, बिना पैसे के आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन काम करना पड़ेगा। तो ऐसा उनको अवार्ड मिला, कहाँ से मिला, ऑड्रे हैववन से मिला। कब मिला, इन हिज कोलकाता होम, और अपने कोलकाता होम में मिला। और कब मिला, देखो अब ये जो अवार्ड मिला था, तो ये कह रहा है कि अभी सेंटेंस में फिल करो, देखो तो कोलकाता होम में कब मिला उनको, जब तक उनका क्या हो गया था, उनका स्वर्गवास हो गया था, ब्रेथ हिज लास्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि वो एक्सपायर हो गए थे, मर गए थे वो, उन्होंने अंतिम सांस ले ली थी, उसके बाद में उनको रिसीव हुआ, क्या हुआ, कोलकाता होम में उनको ऑनररी एकेडमिक अवार्ड मिला था। ठीक है, हाँ, चलिए। तो ब्रेथ हिज लास्ट इसको फिल करना है। ठीक है, हाँ, तो ये इसका आंसर बनेगा। 26, द यंग मैन वॉज born with a silver spoon in his mouth। तो देखो चांदी की चम्मच लेके पैदा होना, और चांदी की चम्मच लेके पैदा होना तो मतलब एक अमीर फैमिली में पैदा होना। जो अमीर फैमिली में पैदा होंगे, चम्मच चांदी की उसी के पास होगी जिनके पास पैसा होगा। तो रिच फैमिली में पैदा होना, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। काफी बार ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो धनी परिवार में पैदा होना। ठीक है, राहुल गांधी पैदा हुआ है, चांदी चम्मच लेके पैदा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो इसका यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या बनेगा 26 का। ठीक है, अब 26 का आप लोग ऑप्शन देखें यहाँ और बताएं क्या बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑप्शन बन रहा है आपका बी, वांट टू रिचेज एंड लग्जरी, है ना। रिचेज मतलब होता है आपका प्रॉपर्टी, है ना, एंड लग्जरी लाइफ कैसी होगी, लग्जरी होगी। तो ये मीनिंग बनेगा भाई, फैमिली जब रिच होगी तो रिचेज होगी और लग्जरी लाइफ होगी। तो वांट टू रिचेज एंड लग्जरी, ये इसका मीनिंग। 27, 27 का क्या, देखो द वर्ल्ड नीड्स अ ग्लोबल लीडर,
वर्ल्ड क्या चाहता है, ग्लोबल लीडर चाहता है हु कैन होल्ड आउट अ गेस्चर ऑफ पीस, जो क्या कर सके, जो पूरे को होल्ड आउट कर सके, अ गेस्चर ऑफ पीस। अब गेस्चर ऑफ पीस ये ईडियम है, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो इसका मीनिंग होता है एन ओलिव ब्रांच, है ना। कहने का मतलब है जो ग्लोबल लीडर होगा वो शांति निवेदन करेगा, वही ही शांत कर सकता है और वही शांति निवेदन करेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका बनेगा डी, एन ओलिव ब्रांच। ओलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति निवेदन, है ना। और उसी को हम बोलते हैं गेस्चर ऑफ पीस, शांति निवेदन, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। देखो एक दे रखा ग्रास विडो, ग्रास विडो उसको कहते हैं जो महिला जिसका पति दूर रहता है। एक ऐसी महिला जिसका पति दूर रहता है उससे हम कहते हैं ग्रास विडो, जिसका पति दूर रहता है, ठीक है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेल्कन डेज, हेल्कन डेज होते हैं आपके हैप्पी डेज, हैप्पी डेज खुशी वाले दिन, इनको बोलते हैं हेल्कन डेज। चलिए 28 पे आते हैं। नोबडी इन द कॉन्फ्रेंस सीम टू बिलीव द कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट सच अ मेजर मूवी स्टार, है ना। अब देखो कॉक एंड बुल स्टोरी को अंडरलाइन किया गया है। कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होती है? ये होती है मनगढ़ंत कहानी, इसे हम हिंदी में कह देते हैं मनगढ़ंत कहानी। कहानी है कैसी है? मनगढ़ंत है, इसका मीनिंग होता है मनगढ़ंत कहानी। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ये रिपीटेड पूछी गई है काफी बार से पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में। तो आप लोग इसे ऐसे भी कहते थे कॉन्कर्डेड स्टोरी, और कॉन्कर्डेड स्टोरी को ही हम कहते हैं मनगढ़ंत कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या बनेगा? देखो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा वाइल्डली एक्सरगेटेड और फॉल्सिफाइड स्टोरी। फॉल्सिफाइड है मतलब झूठी कहानी बना रहे हैं, झूठी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं और किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा बता रहे हैं हम, और उसे हम एक्सग्रेटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ कर बताना, ठीक है। फॉल्सिफाइड का मतलब झूठी है, ठीक है। तो वो होता है कॉक एंड बुल स्टोरी। 29 द गेम इज नाउ इन फुल स्विंग। जो गेम है वो अब किस में है? फुल स्विंग में। फुल स्विंग का मतलब है कि बहुत ज्यादा एक्टिव। फुल स्विंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्टिव, वेरी एक्टिव, है ना। तो इसका आंसर बनेगा भैया डी। फुल स्विंग कर रहा है तो मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है, वेरी एक्टिव, ठीक है। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। अब देखो फेस वैल्यू देख कर ही ले लेना। कोई चीजें, बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से कुछ भी हम काम करते हैं, किसी पर्सन को देखा, आप लोगों का रिश्ता आया और आपने फेस वैल्यू देख कर ही ले लिया, ठीक है। आपने किसी पर्सन को देखा, देखने के बाद आप जज नहीं कर पाओगे वो पर्सन है कैसा, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस टाइप का पर्सन है। बस आपने उसके लुक को देखा है, फेस वैल्यू को देखा है, फेस वैल्यू को देख के ही आपने जजमेंट ले लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसके बारे में पता होगा कि वो उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो उसे हम कह देते हैं टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। मतलब कि आप उस चीज को देख रहे हो, देख कर ही कर पा रहे हो, लेकिन एक्चुअली में वो है क्या उसके बारे में आपको नहीं पता है, ठीक है। तो वो होता है टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। तो इसका आंसर बनेगा बेटा ए ऑप्शन, ठीक है। ये कह रहा है एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कैसे? क्योंकि इट लुक्स विदाउट थिंकिंग, आप बिना सोचे देखते हुए कर रहे हो, विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट, या तो वह हो सकता है, इन फैक्ट नॉट टू बी क्वाइट व्हाट इट अपीयर्स, जैसा वो दिखने में है ऐसा है या नहीं, इसका हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन उस चीज के बारे में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस चीज को हम ले रहे हैं, ठीक है। वो होता है टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। A fair weather friend can never be trusted in the time of emergency। देखो फेयर वेदर फ्रेंड, अब फेयर ये क्या है? मौसम का दोस्त है, ठीक है। मौसम जब आपका रहेगा तभी आपका साथ देगा, हिंदी में कह देते हैं सुख का साथी। तो आपकी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे आपको जो आपके सुख में ही साथी रहते हैं। आप पे अगर प्रॉब्लम आ गई, आप पे परेशानी आ गई, आप डिफिकल्टीज में हो, तो आपका साथ छोड़ देगा। आपने किसी से पैसे उधार मांग लिए कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए
और उसने मना कर दिया, उसने आपका फोन उठाना बंद कर दिया, तो समझ जाओ वो कैसा दोस्त है, फेयर वेदर फ्रेंड, मौसम का दोस्त था। आप अच्छे थे, सुख में थे, तब उसने साथ दिया, लेकिन जब आपके सामने प्रॉब्लम आई तो उसने साथ छोड़ दिया। तो वो होते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। सेल्फिश फ्रेंड होते हैं वो, मौसम सुख के साथी होते हैं। तो आंसर बनेगा सी, अ सेल्फिश फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड होता है। ठीक है। 32, कजल वंस ब्रेन। कजल वंस ब्रेन का मतलब क्या होता है? कजल वंस ब्रेन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा सोचना, टू थिंक हार्ड, बहुत अधिक सोचना, उसे कहते हैं कजल वंस। आप ब्रेन को कजल कर रहे हो तो आप बहुत अधिक सोच रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आंसर बनेगा बी। ये सभी 2022 एग्जामिनेशन पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, क्योंकि एसएससी एग्जामिनेशन में रिपीटेड जो चीजें बार बार रिपीट होती हैं उनके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ, अब देखो ये कह रहा है वन हैज टू बी परसिस्टेंट इन स्टडीज। हर पर्सन को अपनी स्टडीज में परसिस्टेंट होना चाहिए, दृढ़ मतलब दृढ़ता पूर्वक लगे रहना चाहिए। यदि इफ ही सी वांट्स टू गेट हिज हर ड्रीम जॉब, यदि कोई पर्सन अपनी ड्रीम जॉब चाहता है तो उसे अपनी स्टडी में लगना पड़ेगा, बहुत कर रहा है ना, उसे अपनी पढ़ाई में एकदम दृढ़ता पूर्वक काम करना पड़ेगा, दृढ़ता पूर्वक अपनी स्टडी करनी पड़ेगी, अगर वो क्या चाहता है, अपनी ड्रीम जॉब चाहता है। तो अगर आपको एसएससी में इंस्पेक्टर बनना है तो आपको एक साल लग के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको इंस्पेक्टर मिलेगा पोस्ट, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, तभी आपको मिलेगी। इसी पे सेंटेंस दे रखा है यहाँ पे। तो सक्सेस विल रिमेन अनअटेंडेबल इफ वन स्टडी। और सक्सेस कब नहीं मिलेगी, कब किसको प्राप्त नहीं होगी? यदि वो जो स्टडी रेगुलरली नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगी। जो रेगुलरली करेगा उसको तो मिलेगी, लेकिन ये कह रहा है सक्सेस विल रिमेन अनअटेंडेबल। अनअटेंडेबल का मतलब, जो अटेंडेबल का मतलब होता है प्राप्त करने वाली, अनअटेंडेबल का मतलब नहीं प्राप्त करने वाली। इफ वन स्टडी, यदि कोई स्टडी करेगा, कैसे करेगा, वाई फिट्स एंड स्टार्ट, इरेगुलरली करेगा तो उसे नहीं मिलेगी भैया। तो इसका आंसर बनेगा डी, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। और इसका मीनिंग होता है इरेगुलरली। ये भी बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, इरेगुलरली, अनियमित रूप से, ठीक है। हाँ, देखो अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव। लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, हर किसी की लाइफ में संघर्ष होता है, तो अप्स एंड अप्स भी आएगा और डाउन्स भी आएगा। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। जब प्रॉफिट होगा तो अप्स है, लॉस होगा तो डाउन्स है, ठीक है। चलिए 34 पे आते हैं। आई वॉट सम एक्स्ट्रा कॉपीज फ्रॉम द स्टेशनरी शो। मैंने स्टेशनरी शॉप से कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज खरीदी। दीज मे कम इन हैंडी ड्यूरिंग एग्जाम्स। जो एग्जाम्स के दौरान कैसी होंगी, कम इन हैंडी, है ना। हाँ, अब देखो इसका मीनिंग क्या आएगा, इसका मीनिंग क्या बनेगा 34 का। देखो, तो इसका मीनिंग बनेगा बी केयरफुल, है ना। तो वो केयरफुल रहेंगे हमारे लिए। केयरफुल की जगह आप इसको ये भी कह सकते हो कि वो जो बुक्स होंगी हमारी कम इन हैंडी, मतलब यूजफुल रहेंगी, ठीक है। हाँ, ये भी मीनिंग आता है यूजफुल, है ना। तो वो बुक्स हमारे लिए कैसी रहेंगी, यूजफुल रहेंगी। तो यहाँ पे तो इसका आंसर बनेगा बी केयरफुल, ठीक है, या फिर यूजफुल कह सकते हो आप। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35, प्ले इट बाई ईयर। प्ले इट बाई ईयर का मीनिंग क्या होता है? अब देखो प्ले इट बाई ईयर का मीनिंग होगा आपका, बाई ईयर है तो आप लोग उस चीज पे ध्यान, खेल रहे हो लेकिन इतना स्पेशल ध्यान नहीं दे रहे हो, कोई भी काम खेल रहे हो आप, स्पेशल ध्यान नहीं है, तो समझ जाओ टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल, ठीक है। आप इस चीज को ऐसे ही लाइटली ले रहे हो और इस तरह से खेल रहे हो, ध्यान पूर्वक नहीं खेल पा रहे हो, उसे हम कह देते हैं प्ले इट बाई ईयर, ठीक है। तो टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल, और वो हो जाता है हमारा प्ले इट बाई ईयर।
35 का आंसर बनेगा हमारा ए इज द आंसर। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन आते 36 पे। 36 क्या कह रहा है, वन हैज टू डैश द रिस्क एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग। किसी पर्सन को करना है रिस्क एसोसिएट करने किसके साथ, ग्लोबल वार्मिंग के साथ। तो ये सारी जो चीजें रिस्क हैं जो एसोसिएट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के साथ, इन सभी बातों को अपने को माइंड में याद रखना है, माइंड में ध्यान रखना है। तो वियर इन माइंड, ये सारी चीजें किसमें होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए। तो माइंड में जब होंगी तो आंसर बनेगा बी, वियर इन माइंड। तो ये सारी चीजें माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। ऑन क्लाउड नाइन, अब देखो क्लाउड नाइन का मीनिंग क्या होता है। क्लाउड नाइन का नाइन है, क्लाउड नाइन है तो समझ जाओ बहुत ज्यादा खुश है। तो इसका आंसर होगा वेरी हैप्पी। कोई पर्सन बहुत ज्यादा खुश है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, ऑन क्लाउड नाइन है, बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है। 38, समवंस हार्ट इज इन द राइट प्लेस। किसी का जो दिल है वो सही जगह पे है। तो दिल सही जगह पे, अब इसका मतलब क्या होगा भैया, सही जगह पे दिल है। तो आप लोग बताएं कि सही जगह पे दिल क्या से होता है। कि कोई पर्सन अच्छा है लेकिन कभी कभी ये दिल जो है वो सही जगह पे है, कभी कभी उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है थोड़ा सा, कोई पर्सन कभी कभी गुस्सा हो जाता है, बाकी वैसे वो अच्छा है, ठीक है। तो उसे हम कह देते हैं समवंस हार्ट इज द राइट प्लेस। इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी। समवन इज गुड इवन इफ दे समटाइम्स बिहेव इन अ रॉन्ग मैनर। कभी कभी उसका मैनर जो होता है, बिहेवियर जो होता है वो खराब होता है बिहेव में, है ना, लेकिन वैसे इवन वो पर्सन कैसा है, अच्छा है। कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है उसे, बाकी तो दिल सही जगह पे है उसका, ठीक है। 39, डाउन द ट्यूब्स। अब डाउन किसको कर रहे हैं, ट्यूब्स को डाउन कर रहे हैं, ट्यूब्स को डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, फीलिंग कंप्लीटली है। तो फीलिंग, हमने ट्यूब को डाउन कर दिया तो फीलिंग कैसे है, कंप्लीटली। तो फीलिंग कंप्लीटली को हम कह देते हैं डाउन द, ठीक है। 40, एपीजे अब्दुल कलाम हाउस, जो एपीजे अब्दुल कलाम का जो हाउस था, लोकेटेड ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, मॉस्क्यू स्ट्रीट में लोकेटेड था, वॉज विद इन द रीच ऑफ द फेमस टेम्पल ऑफ रामेश्वरम। और रामेश्वरम टेम्पल के पास में ही था वो। इट वॉज जस्ट डैश फ्रॉम इट। अब देखो रामेश्वरम, इट वॉज जस्ट, ये जो उनका जो घर था वो रामेश्वरम जो फेमस टेम्पल से था उसके पास में ही था। और जब पास में ही घर था तो हम कहेंगे एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ए, एट अ स्टोन्स थ्रो अवे, मतलब वेरी नियर, पास में था, वेरी नियर, या फिर कह देते हैं अ शॉर्ट डिस्टेंस। अब स्टोन को आप फेंकोगे तो पास में गिरेगा, इस तरह से आप याद कर सकते हो। स्टोन को फेंकोगे पास में गिरेगा तो जो दूरी थी वो कम थी। तो एट वंस फिंगर ट्रिप, है ना, फिंगर टिप है मतलब कंप्लीट नॉलेज है, आप उंगलियों पे गिना हुआ है, उसे हम कहते हैं वंस फिंगर टिप, है ना। किसी को नॉलेज हो उंगली, बिल्कुल उंगलियों पे पूरी नॉलेज है। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है ज्यादा दूरी, दूरी ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ, और एक होता है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है जगह बदलना, है ना, जगह बदल दी, कह देते हैं उसे। इसका मतलब है जगह बदलना। इसका मतलब होता है ज्यादा दूरी, पूरा ज्ञान, ठीक है। इसलिए इसका आंसर बनेगा आपका ए। चलिए 41 पे आते हैं। द न्यूज ऑफ हिज अरेस्ट स्प्रेड रैपिडली इन एवरी डैश ऑफ द सिटी। जो उसके अरेस्ट होने की जो न्यूज थी वो पूरी सिटी में बहुत तेजी से क्या होगी, हर हिस्से में फैल गई थी। और रैक एंड रुइन का मतलब तो होता है बिल्कुल बर्बाद होना, है ना, रैक एंड रुइन बर्बाद होना होता है। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है कंप्लीट, बाहर भी है अंदर भी है। नुक और नुक एंड कॉर्नर, नुक एंड कॉर्नर का मतलब होता है एवरी पार्ट ऑफ, ठीक है। और लाइफ एंड सोल का मतलब होता है कंप्लीटली। तो इसका आंसर क्या बनेगा भैया,
इसका आंसर बनेगा आपका सी। तो हर हिस्से में, एवरी पार्ट ऑफ द सिटी, हर हिस्से में उसकी जो न्यूज थी वो फैल गई थी। एवरी पार्ट, ये इसका मीनिंग होता है। लाइफ एंड सोल का मतलब होता है कंप्लीटली। आपको लाइफ एंड सोल, मेहनत मतलब पूरी अंतरात्मा से मेहनत करनी है, आपको कंप्लीटली मेहनत करनी है। और एक दे रखा है आपका इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब भी क्या है, आपको अंदर का भी पता है, बाहर का भी पता है, मतलब कंप्लीट नॉलेज, ये होता है इसका मीनिंग। ठीक है, हाँ, ये इसे कह देते हैं अपन। और रैक एंड ब्रेन तो बर्बाद, ये पूरा होता है बर्बाद होना, है ना। हाँ, बर्बाद। 42, आई begged him to reconsider my application, मैंने बेग्ड किया उसे रिकंसीडर करने के लिए मेरी एप्लीकेशन को, लेकिन बट ही पुट हिज फुट डाउन, लेकिन उसने मेरी क्या कर दी, ही पुट हिज फुट डाउन कर दी, मतलब उस चीज को उसने एप्लीकेशन को कंसीडर ही नहीं किया, मतलब वो अपनी चीजों पे क्या रहा, अड़ा रहा। तो इसका मीनिंग क्या बनेगा भैया, इसका आंसर क्या बनेगा 42 का, 42 का आंसर बनेगा आपका सी। उसने हार नहीं मानी, ये है सी। रिफ्यूज टू, ठीक है, यील्ड का मतलब होता है हार मान, हार मान लेना। ठीक है, तो उसने हार मानने से क्या कर दिया था, मना कर दिया। ठीक है, हाँ, क्योंकि उसने मेरी रिकंसीडर नहीं किया, मैंने बैक किया उससे रिकंसीडर करने के लिए एप्लीकेशन, लेकिन उसने कभी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। ठीक है, तो रिफ्यूज टू लीड। 43, द एक्टिविस्ट इज वर्किंग रियली हार्ड, जो जो लोग एक्टिविस्ट हैं वो बहुत ज्यादा रियली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एंड वॉज डिटरमाइंड, और डिटरमाइंड भी है, दृढ़ निश्चय भी है, किसके लिए, टू डैश फॉर दिस कॉज, इस कॉज के लिए डिटरमाइंड भी है। अब इस किसकी चीज के लिए, किस चीज के लिए वो डिटरमाइंड है। ठीक है, हाँ, तो देखो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर आपका बनेगा सी, मूव हेवन एंड अर्थ। इसका मतलब होता है आकाश पाताल एक कर देना, आकाश पाताल एक करना, जिससे हम कहते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। भाई जो एक्टिविस्ट है वो क्या कर रहा है, वो बहुत ज्यादा रियली हार्ड, बहुत कठिन मेहनत कर रहा है, और वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड भी है, दृढ़ निश्चय भी है। आकाश इस कॉज को पूरा करने के लिए, आकाश पाताल एक करने के लिए वो डिटरमाइंड भी है ना, उसे हम कहते हैं। एक है आपका हैव फीट ऑफ क्ले। हैव फीट ऑफ क्ले का मतलब क्या होता है, हैव फीट क्ले का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, कोई भी पर्सन है वो कमजोर है, तो उसे हम कह देते हैं हैव फीट ऑफ हिज क्ले, ये उसका मीनिंग हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये भी काफी क्ले, क्ले आपके लिए क्ले का यूज होता है, कोई भी चीज कमजोर है उसके लिए क्ले आता है। तो क्ले के पैर, क्ले के पैर तो भैया कैसे होंगे, कमजोर होंगे, जो ये मिट्टी है, मिट्टी के पैर हैं तो कमजोरी होंगे, तो इसलिए क्या जाता है फीट ऑफ क्ले। फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, हाँ, याद रखना भैया, इस तरह से आप याद कर पाओगे। ठीक है, बिलो हिज आउन ट्रम्पेट, देखो ये जो दे रखा है आपका, ये 9 कुछ नहीं है इसमें, ध्यान रखना, ये 9 तो वैसे मिस प्रिंट हो गया है। बिलो वंस, बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट, देखो बिलो हिज ऑन ट्रम्पेट लिखा है, इसका मतलब है खुद की बढ़ाई खुद ही करना। ठीक है, खुद की तारीफ खुद करना, ये भी बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, बहुत बार पूछा गया है, खुद की तारीफ खुद करना, बहुत से लोग होते हैं वो खुद की तारीफ खुद करते रहते हैं। ठीक है, हाँ, उसे हम कहते हैं बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट, वो होता है। एक होता है आपका अ, ये दे रखा है कीप द बॉल फ्रॉम द डोर, है ना, ये होता है आपका, देखो हम डोर से किसको दूर रखा है, भेड़ियों को, मतलब भुखमरी से मरना, भुखमरी होना, ये इसका मीनिंग हो जाता है। ठीक है, उसे हम कह देते हैं कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। चलिए,
44 44 में क्या क्या रखा है, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट यूजेस द ईडियम करेक्टली। ऐसे देखो ये चारों ऑप्शन, इनमें ऐसा बताओ जिसका सेंटेंस में ईडियम को करेक्टली यूज किया गया। ये भी पैटर्न बहुत नया पैटर्न है और ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ है। अभी चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में ईडियम को यूज किया गया है। अब इस वाले ऑप्शन एक ही राइट होगा जिसमें ईडियम का सही यूज हुआ है। अब देखो इसमें यूज हुआ है और ईडियम क्या है, देखो ईडियम यूज हो रखी है कोल्ड फीट। सब में आ रही है कोल्ड फीट, यहाँ पे भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी है, इसमें भी है। Ranita was not selected for the job as she got cold feet. Walking bare feet on grass gave him cold feet. After too much cycling, Anand got cold feet. One can swim easily with cold feet. अब cold feet का मीनिंग क्या होता है? तो पहले तो आपको बताना है cold feet का मीनिंग क्या होता है। cold feet का जो मीनिंग होता है बेटा, वो होता है नर्वस। कोल्ड फीट का मीनिंग होता है नर्वस। अब नर्वस कब हुआ पर्सन? नर्वस पैदल पैदल चल के नर्वस हुआ क्या पर्सन? साइकिलिंग करके, बहुत ज्यादा साइकिलिंग करके पर्सन अरुण नर्वस हुआ, और आसानी से तैर रहा था तब नर्वस हुआ, या फिर अनीता जो थी वो अपने जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं हुई थी इसलिए वो क्या हो गई थी, नर्वस हो गई थी। तो देखो इसमें नर्वस कब हुई? नर्वस वाला सेंटेंस कौन से में सुटेबल है? नर्वस वाला ए ऑप्शन में सुटेबल है कि रणीता जो थी वो सेलेक्ट नहीं हो पाई थी जॉब के लिए, इसलिए क्या हो गई थी, वो नर्वस हो गई थी। इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा ए ऑप्शन। ठीक है, हाँ, इसमें सेंटेंस में सही इडियम का यूजेस हुआ है। चलिए 45, सी रेज्ड डैश व्हेन सी सॉ हर लगेज मिसिंग। जब उसने अपने लगेज को मिसिंग दिया देखा तो उसने क्या किया, वह चिल्लाई, होल्ला किया उसने, है ना। रेज्ड माने उठाया, क्या किया, होल्ला किया। होल्ला किया तो क्या है भैया, इसमें आंसर बनेगा हु एंड क्राई। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है, बिल्कुल सही है। जो हु एंड क्राई का मतलब होता है होल्ला करना। भाई सामान जब मिसिंग हो गया तो उसने होल्ला किया, ठीक है। तो होल्ला करना उसको कह देते हैं हम हु एंड क्राई। एक होता है स्पिक एंड स्पेन, इसका मतलब होता है साफ सुथरा, साफ करना, ठीक है, उसे हम कह देते हैं। ठीक है, हाँ। चलिए 46 पे आते हैं। 46 में क्या कह रहा है, फेस द म्यूजिक को अंडरलाइन किया, इसका मीनिंग पूछा है। आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ चीटिंग ऑन हिज पीएचडी वर्क, पीएचडी वर्क पे बहुत सारी चीटिंग करने के बावजूद द कैंडिडेट्स ने फाइनली क्या किया था, हैड टू करना था क्या, फेस द म्यूजिक एंड लॉस द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि उन्होंने पीएचडी जब वर्क किया था तो चीटिंग की थी, और इतनी सारी चीटिंग करने के बावजूद फाइनली उनको क्या करना था, म्यूजिक को फेस करना था और अपॉर्चुनिटी को लूज मतलब होना था। ठीक है, हाँ। अब देखो फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, देखो ये भी काफी बार म्यूजिक को फेस करना है, ऐसे याद करो भजन सुनने को मिला, ठीक है, डांट फटकार सुनना, ठीक है, हाँ। तो डांट फटकार सुनने को मिलता है उसे हम कहते हैं फेस द म्यूजिक, ठीक है, वो होती है। काफी बार आप लोग बिना बताए घर से चले गए कहीं मूवी देखने के लिए, तो आपके मम्मी ने, आपके फादर ने आपको म्यूजिक सुनाया, तो आपने अपने दोस्त को बताया कि हमने यार आपकी वजह से म्यूजिक को फेस किया। तो म्यूजिक को फेस करने का मतलब डांट फटकार सुनना, ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ डांट फटकार का मीनिंग नहीं आ रहा, क्या है दूसरा मीनिंग क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे मीनिंग आ रहा है आपका, दे रखा है आपका टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो आंसर बनेगा इसका भैया बी। क्या एक्सेप्ट करना, अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब रिजल्ट, ठीक है, हाँ। जो गलत गलत जो रिजल्ट है, जो सही बुरे परिणाम भुगतना, बुरे परिणाम स्वीकार करना कि आपने गलत किया है, इसलिए आपको फेस करना पड़ेगा म्यूजिक को, ठीक है। चलिए 47 पे, लूज योर मार्वल्स, तुम्हारी मार्वल्स क्या हो रही है, लूज हो रही, खो रही है, ठीक है। तो लूज योर मार्वल्स का मतलब क्या होता है, तो गो इनसेन, तुम क्या हो रहे हो, पागल हो रहे हो। इनसेन का मतलब पागल, ठीक है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है और पागल हो रही है, पागल हो जाना। इनसेन होता है जो कोई पागल हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा ए, 47 का ए। 48 पे आ जाओ, द सेलर टेल्स ग्रेट टेल्स ऑफ एडवेंचर दैट यू शुड टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट का थोड़ा सा ग्रेन लेके चल रहे हो, आप ले रहे हो, तो ग्रेन सॉल्ट का थोड़ा सा नमक ले रहे हो आप, थोड़ा सा नमक ले रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप लोग, इसमें क्या मीनिंग बनेगा भैया बताओ, इसमें देखो 48 में क्या मीनिंग बनेगा कि आप लोग उस चीज के लिए सीरियस ही नहीं हो, ठीक है। तो नॉट
टेक टू सीरियसली, तो इसका आंसर बनेगा भैया सी ऑप्शन, नॉट टेक टू सीरियसली। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, सॉल्ट ले रहे हो, सॉल्ट ले रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, सीरियसली नहीं उस चीज के लिए, ठीक है। The anxious duke was found strolling in the garden to and fro। टू एंड फ्रो का क्या कहता है, देखो टू एंड फ्रो ये भी जनरल है, काफी बार एग्जामिनेशन में आई है। देखो टू एंड फ्रो को क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो को कहते हैं भैया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। कोई भी चीजें हैं जिसमें आप उस चीजों को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर रहे हो, तो इसका आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जिसे हम कहते हैं टू एंड फ्रो। लास्ट है ईट हम्बल पाई। आप ईट हम्बल पाई, देखो हम्बल मतलब विनय पूर्वक है ना, ईट हम्बल पाई को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग माफी मांग रहे हो, कैसे मांग रहे हो, अपोलोगाइज होके, ठीक है, अपोलोगाइज हम्बली, विनम्रता पूर्वक माफी मांगना, ठीक है, उसे हम कहते हैं ईट हम्बल पाई। तो अपोलोगाइज हम्बली, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, ठीक है, पोलाइट, हम्बल पोलाइट। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब होता है अपोलोजाइज, माफी मांगना, ठीक है। तो विनम्रता पूर्वक आप माफी मांग रहे हो, इसे हम कहते हैं ईट हम्बल पाई। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने बेटा, यहाँ पे हमने 50 इडियम्स को डिस्कस किया। ये 50 इडियम्स आपके एसएससीजीएल 2022 के प्रीलिम्स में पूछी गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इनमें बहुत सारी इडियम्स को बार बार रिपीटेड हर एग्जाम में पूछा गया एसएससी में। और एसएससी में क्या है, रिपीटेड एग्जाम, रिपीटेड जो इडियम्स होती हैं उनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए जो बार बार आ रही है वो ज्यादा आने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो इस सेशन को आप लाइक करें, शेयर करें, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।